नमस्कार, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने लुसेंट जीके सीरीज़ का क्लास 1 किया था। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके सीरीज़ का क्लास 2 करने वाले हैं। उस वीडियो का आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मंगल और क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? हमारा क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन जो वो होते हैं वह ग्रहों से छोटे आकार में होते हैं। यानी छोटे छोटे, जो हमारे जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तब छोटे छोटे टुकड़े पत्थर जो बच गए थे, जो छोटी छोटी उल्का पिंडें बच गई, तो उन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और यह क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्थिव ग्रह के अंतर्गत, यानी कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, या फिर आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह के अंतर्गत कितने ग्रह आते हैं? पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो पार्थिव ग्रह उन्हें कहते हैं, जैसे कि हम दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो देखते हैं उसके बाद हम पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्थिव ग्रह। तो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? तो बाह्य ग्रह हम कहते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। उसी प्रकार बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। ये मैं आपको सौर मंडल के क्रम बता रही हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो जो हमारे इधर के ग्रह होते हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। ठीक है, मंगल से जो इधर के ग्रह हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। उसके बाद बृहस्पति से उधर का जो ग्रह होते हैं इन्हें हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं, और बृहस्पति से जो उधर के ग्रह होते हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो सबसे पहले क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में होता है? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है वह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को बोलते हैं। उसके बाद बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बोलते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि इस ऑप्शन 4 दे देंगे और उसमें पूछेगा कि इनमें से पार्थिव ग्रह कौन सा है। तो ये इनमें से 3 कोई दे सकते हैं और इनमें से एक तो आपको पहचानना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ और। इसके बाद देखते हैं कि हमारे शास्त्र में कितने वेदांग हैं, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है?
वेदांगों की, हमारे शास्त्र में वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे शास्त्र में जो है वेदांगों की कुल संख्या जो है वह 6 है। कितनी है? 6। मैं आप सबको वो क्वेश्चंस करा रही हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी आप सभी को इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ जानने को, या फिर आप इस एक रिवीजन सीरीज के सेशन में भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वेदांग की कुल संख्या कितनी है। तो वेदांग की जो कुल संख्या है वह 6 है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? तो इसके अंतर्गत आता है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्ति, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्ति, छंद। कितने हुए? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्ति, छंद और एक व्याकरण। ठीक है, तो हमारे कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? तो हमारी कुल वेदांगों की जो संख्या है वह 6 है। उसके अंतर्गत शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्ति, छंद और व्याकरण आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव अभी कुछ दिन हम हिस्ट्री के ही, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के ही ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तो मैं मिडाइवल, मॉडर्न सबसे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, पॉलिटी से भी। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो है वह हमारा आदर्श वाक्य भी है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हो, यह हमारा आदर्श वाक्य भी है। और यह हमारे किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह हमारे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर हम बात करें तो उपनिषदों की कितनी संख्या है? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वह हमारे 108 है। उपनिषदों की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद हमारे कुल 108 है, कुल 108। उसके बाद अगर प्रमुख पूछे तो प्रमुख हमारे 12 उपनिषद है। कुल उपनिषदों की संख्या 108, लेकिन अगर प्रमुख पूछे तो प्रमुख हमारे उपनिषद है 12। ठीक है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या है 6, जिसके अंतर्गत आते हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्ति, छंद और व्याकरण। उसके बाद सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय हो। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हम लोग कुछ और उपनिषद देखेंगे जिनमें महत्वपूर्ण उपनिषद कहाँ से लिए गए हैं। हमने पीछे देखा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद चार आश्रम का उल्लेख चार आश्रम का जो उल्लेख है वह किस उपनिषद में है? 4 आश्रम का उल्लेख। 4 आश्रम क्या होते हैं? जैसे कि हमारा 4 आश्रम के अंतर्गत आता है हमारे जीवन के वे आश्रम। जैसे हमारा पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आसन, जो हम 0 से 25 साल तक की उम्र में ब्रह्मचर्य आसन का पालन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा गृहस्थ जीवन, जिसमें हम 25 से 50 साल के बीच हमारा गृहस्थ जीवन होता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आसन, जिसमें कि हम 51 से 75 साल के बीच हमारा वानप्रस्थ आसन होता है। उसके बाद आता है संन्यास। उसके बाद संन्यास जो कि हमारा 76 से 100 वर्ष की उम्र तक होता है। तो 4 आश्रम जिसमें आता है पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद आता है गृहस्थ, उसके बाद आता है हमारा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन को गमन करना, यानी कि वन को जाना। उसके बाद आता है हमारा चौथा है संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो आसन होता है वह 0 से 25 साल तक के बीच। उसके बाद हम अपना गृहस्थ आश्रम 25 से 100 साल के बीच जीते हैं, यानी कि 0 से 25
वर्ष की उम्र तक हम ब्रह्मचर्य आसन का पालन करते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छे काम करते हैं और ब्रह्मचर्य आसन का पालन करते हैं। उसके बाद आता है गृहस्थ जीवन, जो कि हम 25 से 100 वर्ष के बीच में 25 से 50 वर्ष की उम्र तक जीते हैं। उसके बाद आता है हमारा 51 से 75 वर्ष, जो हम लोग वानप्रस्थ। उसके बाद हमारा होता है संन्यास 76 से 100 वर्ष के बीच में। तो 4 आश्रम का उल्लेख जो है हमारा जबालनु उपनिषद में किया गया है। किस उपनिषद में? जबालनु उपनिषद। किस उपनिषद में? 4 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में? तो जबालनु उपनिषद में किया गया है। उसके बाद आता है हमारा एक और, देखते हैं हम लोग ओम शब्द का जो है उल्लेख किस उपनिषद में है? ओम शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में है? ओम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो ओम का जो उल्लेख है वह बृहदरायण उपनिषद, बृहदरायण उपनिषद, बृहदरायण उपनिषद में है, बृहदरायण उपनिषद में। उसके बाद हम देखते हैं यमन नचिकेता संवाद। यमन नचिकेता संवाद, यमन नचिकेता संवाद, ये किस उपनिषद में है? इसका उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो इसका उल्लेख कंठोपनिषद में किया गया है, कंठोपनिषद में किया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं 4 आश्रम, जिसमें के अंतर्गत हमारे उपनिषदों में हमारे लिए इतना जीवन के लिए ज्ञान दे दिया गया है कि कहीं और से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारे जीवन के सारे कामों के लिए बता दिया गया है, क्या उम्र है, क्या करना है। तो 4 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद से लिया गया है? तो जबालनु उपनिषद। ठीक है। उसके बाद ओम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो बृहदरायण उपनिषद में। उसके बाद आता है यमन नचिकेता संवाद। यमन नचिकेता संवाद जो है वह कंठोपनिषद से लिया गया है। यमन नचिकेता संवाद एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसका हमारे वेदों में भी उल्लेख है। इसमें यह, अगर आपके पास टाइम हो तो इसे यमन नचिकेता संवाद को जरूर पढ़िएगा। इसमें क्या होता है कि जो नचिकेता के पिता है वह यज्ञ करके आते हैं और कुछ बूढ़ी गायों को ब्राह्मणों को दान में देते हैं। तो नचिकेता अपने पिता से बोलता है कि आप मुझे किसे दान में देंगे? तो वो क्रोध में आकर वो बोलते हैं कि यमराज को मैं तुम्हें दान दे दूंगा। तो यहीं पर यमराज और नचिकेता के बीच संवाद होता है, जिसे हम लोग यमन नचिकेता संवाद कहते हैं। और ये बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो यमन नचिकेता संवाद को जरूर पढ़िएगा। और यमन नचिकेता जो संवाद है वह कंठोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हम कुछ प्रमुख विश्व के संगठन देखते हैं और उनके मुख्यालय देखते हैं। क्या? कुछ प्रमुख विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय। तो कुछ प्रमुख विश्व के संगठन और मुख्यालय, उनके मुख्यालय। तो हमारा पहला है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद देखते हैं हम यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ क्या होता है? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ जो होता है वह बच्चों की स्वास्थ्य और बच्चों के जो भोजन है उस पर काम करता है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है, यानी आप यूनिसेफ समझ लीजिए कि ये बच्चों के लिए। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। उसके बाद हम देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वह लंदन में है।
उसके बाद देख लेते हैं यूनेस्को। यूनेस्को जो कि विश्व विरासत धरोहर स्थलों को हम लोग पहचानता है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का जो मुख्यालय है यह है काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। उसके बाद होता है नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वह है ब्रुसेल्स। धीरे धीरे करके मैं आप सबको इतनी बारी सब क्वेश्चन से करा दूंगी कि आप सबको याद हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद यूनिसेफ का जो कि बच्चों के हेल्थ के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करता है, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। उसके बाद आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन। उसके बाद आता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशनल। चलिए, यूनेस्को का मुख्यालय होता है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। ठीक है, उसके बाद सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। उसके बाद नाटो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने विश्व विरासत स्थल है? वर्तमान में कितने हमारे विश्व विरासत स्थल है जो कि हमारे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तय किया जाता है। तो वर्तमान में हमारे भारत में 40 विश्व विरासत स्थल है। कितने? 40। वर्तमान में हमारे भारत में कितने विश्व विरासत स्थल है? तो 40। 39वां जो विश्व विरासत स्थल बनाया गया, 39वां, वह कालेश्वर का रामरप्पा मंदिर था। कालेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, उसको कालेश्वर रामरप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में। उसी प्रकार जो हमारा 40वां जो कि 2021 में बनाया गया है, 2021 में गुजरात के धौलावीरा शहर को 2021 में गुजरात के गुजरात के धौलावीरा शहर को भी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। यूनेस्को का मुख्यालय मैंने आपको भी पीछे बताया। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस है। उसके बाद अगर कोई ऐसे पूछे कि कौन सा ऐसा शहर है जिसको पूरे शहर को ही यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, कौन सा ऐसा शहर है जिसको यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर में पूरे शहर को ही शामिल किया गया है, तो वह है जयपुर। यह पूरा का पूरा शहर ही है जो यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में 40 विश्व विरासत स्थल है। उसके बाद 39वां जो हमारा विश्व विरासत स्थल है वह कालेश्वर रामरप्पा का मंदिर है, तेलंगाना। उसके बाद 40वां जो है वह गुजरात का लास्ट जो है, ये पूछता है कि जो लास्ट है वह गुजरात का जो धौलावीरा मंदिर है 2021 में, उसको शामिल किया गया है। उसके बाद जयपुर जो एक शहर है, इसको पूरी तरह से इसमें ही शामिल जो शहर है पूरा, वह पूरी तरह वह जयपुर शहर ही यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। तो अभी हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो है हमारे, उसको देख लेते हैं। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस
उसके बाद आता है वायुसेना दिवस, उसके बाद आता है थल सेना दिवस, तो जो नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस जो है वह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी प्रकार हमारा थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और थल सेना दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार देखते हैं विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस यह कब मनाया जाता है, तो 14 जून को। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वह 3 मई को मनाया जाता है। कितने देखिए, तो हम लोगों ने आज 5 महत्वपूर्ण दिवसों को देखा। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना जो दिवस है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। उसी प्रकार वायुसेना दिवस यानी कि हमारे एयरफोर्स डे जो कब मनाया जाता है, वह एयरफोर्स डे है, वह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना का आदर्श वाक्य है टच द ग्लोरी विथ स्काई, टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी। उसके बाद आता है थल सेना दिवस, थल सेना दिवस का कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी। उसी प्रकार विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितना बोल दिए।